एमए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, हमने अभी इस्लाम राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात रखी थी। हम इस पूरे सिलेबस का अंतिम अध्याय सिख राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। इनका धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। सिख धर्म में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए। ये 10 गुरु कौन कौन है? नानक, अगद, अमरदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राम, हर कृष्ण राय, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। इन 10 गुरुओं के राजनीतिक चिंतन को ही इस सिख राजनीतिक चिंतन का आधार माना जाता है। प्रत्येक गुरु अपने अंत समय में अपने उत्तराधिकारी को अपना पद सौंपकर उसका पंथ का गुरु घोषित कर दिया करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ को अपना पंथ घोषित कर दिया और यह आज्ञा दी कि अब से कोई गुरु नहीं होगा। तो गोविंद सिंह के बाद कोई नया गुरु नहीं हुआ। गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु हुए। अतः कुछ समय तक सिख धर्म उत्तराधिकार परंपरा को मान्यता मिली। सिख राजनीतिक परंपरा में उत्तराधिकार की भी परंपरा मिली है। यह उत्तराधिकार परंपरा वैदिक व्यवस्था का अनुपालन है। उत्तराधिकार परंपरा में विवाद और संघर्ष की गुंजाइश होती है। फलतः पंथ को सुरक्षित रखने, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए गोविंद सिंह ने व्यक्ति के स्थान पर ग्रंथ को स्थायी रूप से उत्तराधिकार बताया। गुरु नानक निराकारवादी थे। उन्होंने अवतारवाद, जात पात, मूर्ति पूजा के स्थान पर आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और वाणी की पूजा को प्रश्रय दिया। नानक का मत एक और वेदांत से और दूसरी ओर सूफीवाद से प्रभावित था। सूफियों के साधना के 4 सोपान हैं। पहला शरण खंड, दूसरा कर्म खंड, तीसरा ज्ञान खंड, 14 सच खंड। गुरु नानक ने सूफी फकीरों जैसा व्यक्तित्व धारण किया। फलतः सिख धर्म को इस्लाम से प्रभावित भी माना जाता है। जबकि रहतनामा में गुरु की स्पष्ट आज्ञा मिलती है कि खालसा धर्म शुद्ध धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्म से अलग है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार सिख धर्म को इस्लाम धर्म की शाखा मानना नितांत भूल है। हम उसे हिंदुत्व की बाह कह सकते हैं। दिनकर के कथन की पुष्टि गुरु गोविंद सिंह के निम्न कथन से होती है। उन्होंने खालसा पंथ का उद्देश्य ही हिंदू धर्म को जागृत करना बताया। उन्होंने कहा, सकल जगत मह खालसा पंथ गाज, सकल जगत मह खालसा पंथ गाज, जगय धर्म हिंदू सकल अंड भाजय। गुरु गोविंद सिंह शक्ति और भक्ति दोनों के उपासक थे। सन 1699 में आनंदपुर के मेले में अति नाटकीय ढंग से उन्होंने पंच प्यारे के साथ खालसा पंथ का निर्माण किया और 5 ककार केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा धारण करना अनिवार्य बताया। विभिन्न वर्णों से उत्पन्न उनके शिष्य समान रूप से सिंह कहलाए। मुगलों से टक्कर में उन्होंने अपने दोनों पुत्रों की शहादत दी और दक्षिण भारत चले गए। वहां उनकी हत्या हो गई। नांदेड़ में उनके बंदा बैरागी नामक शिष्य ने मुगलों से उत्तर भारत तक सशक्त संघर्ष किया। नानक देव की शिक्षाएं अन्य भक्तों की शिक्षाओं के समान ही हैं, जिसमें भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की पवित्रता, भाईचारे पर विशेष जोर दिया गया है। इसे भक्ति और शक्ति के समन्वय का पंथ कहा जाता है। गुरु नानक के पश्चात उनके शिष्यों में भी अनेक पंथ, उपपंथ खड़े हो गए। फिर भी ये सभी शिष्य अनिवार्यतः हिंदू समाज का ही जीवन बिताया करते थे। शादी, विवाह आदि सामाजिक व्यवहारों में हिंदुओं से वो अलग नहीं थे। हिंदू समाज की बात सिखों के भी अपने धार्मिक मत थे। गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव के अतिरिक्त नामदेव,
कबीरदास जैसे हिंदू संतों की वाणियां भी संकलित हैं। सिखों के धर्मपीठों उस आदि ग्रंथ को पढ़ते समय नानक वाणी के समान ही अन्य संतों की वाणियां भी समान रूप से पवित्र मानकर पढ़ी जाने लगी। आज भी यही क्रम चला आ रहा है। नानक देव के पुत्र श्रीचंद ने अपना स्वतंत्र पंथ चलाया, जो उदासीन संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। फिर भी परंपरा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं और सिखों में किसी बिंदु पर कोई अलगाव नहीं है। कबीर, दादू, पलटू आदि के समान गुरु नानक देव ने भी वन में जाकर परमात्मा की खोज करने के प्रयत्न को व्यर्थ प्रयास बताया। परमात्मा जिसको मनुष्य वन में जाकर के ढूंढने का प्रयास करता है, वह सर्वव्यापी है, सर्वथा अलेप रहता हुआ और सब में समाया हुआ है। वह घर घर में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार पुष्प में सुगंध और दर्पण में प्रतिबिंब और आत्मा में ही परमात्मा है। नानक संत वाणी में कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग न समा सोई संग समाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुट माही जस छाही। जैसे हो हरि बसे निरंतर, घट हो खोजो भाई। बाहर भीतर एक ही जानो, वह गुरु ज्ञान बताई। यह गुरु नानक की वाणी है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह एवं उनके दोनों पुत्रों को हिंदू धर्म की रक्षा में अपना बलिदान देना पड़ा। गुरु तेग बहादुर को हिंदू धर्म न त्यागने के कारण प्राण देने पड़े। सुरक्षा की दृष्टि से बचपन में गुरु गोविंद सिंह को पंजाब में न रखकर पटने अर्थात पटना में रखा गया, अतः उन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हो गई। हिंदी में ही उन्होंने विचित्र नाटक नामक एक आत्मकथा लिखी। यह आत्मकथा मूलतः उन्होंने गुरुमुखी में न लिखकर देवनागरी लिपि में लिखी। बंदा बैरागी नामक वैष्णव साधु से उनकी भेंट नांदेड़ में हुई। भेंट पक्की दोस्ती में बदली। बंदा बैरागी ने गुरु की सहायता तन मन धन से की। बंदा बैरागी ने अपने वीर योद्धाओं की सहायता से उस सरहिंद को जीता जहां गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवाल में चुनवा दिया गया था। कालांतर में इसी बंदा बैरागी के नाम से पंजाब में एक स्वतंत्र गुरुपीठ की स्थापना हुई। सैकड़ों सिख उसके अनुयायी बने। बंदई नाम से यह गुरुपीठ बंदावीर के वंशजों द्वारा चलाया जाता रहा। परवर्ती राम सिंह गुरु ने कूका सिख संप्रदाय की तरह यह भी स्वयं को कट्टर हिंदू मानते हैं। धर्म समन्वय की दृष्टि से हिंदू समाज सिखों को धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में देखता था। दिनकर के अनुसार सिख समाज को हिंदुओं ने अपने धर्म रक्षक भुजा के रूप में स्वीकार किया और सिखों की संख्या बढ़ाने को प्रायः यह परंपरा चल पड़ी कि हर हिंदू परिवार के अपने ज्येष्ठ पुत्र को गुरु की शरण में उत्सर्ग कर दे। अभी भी पंजाब में ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनका एक सदस्य सिख होता है। रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। खालसा पंथ की उत्पत्ति ने सिखों के 2 पंथ प्रचलित हो गए, सहजधारी और केशधारी। सहजधारी केवल नानक पंथी आचारों का पालन करते हैं, वे केश धारण नहीं करते। अन्य 4 ककारों कच्छा, कृपाण, कड़ा और कंघी का धारण भी उनके लिए अनिवार्य नहीं है। नानक कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में वर्णित राजनीतिक सिद्धांत का विरोध नहीं किया। राम राज्य के आदर्श शासन मानने का उन्होंने संकेत दिया, लेकिन नानक की वाणी से भारतीय राजनीतिक मूल्यों का प्रकटीकरण अवश्य होता है। नानक ईर्ष्या, बैर, विरोध और हिंसा की प्रचंड ज्वाला में जलती धधकती इस धरती पर विश्वव्यापी विचार है। ये संध की ठंडी बयार की तरह अवतरित हुए। उनका युग सामाजिक और राजनीतिक अंधकार का युग था। अंधविश्वास, असहिष्णुता, निराशा, अत्याचार और निरंकुशता का बोलबाला था। अंधविश्वास पतन की ओर ले जाने वाली धार्मिक रीतियों
नीतियों का, असहिष्णुता, मानव के प्रति अत्याचार का और राज सत्ता के अत्याचार का समाज था। सत्ता का प्रजा पर और समाज का तथा कथित उच्च वर्ग का निम्न समझे वाले वर्ग पर अत्याचार था। समाज और राज्य का यह रूप प्राचीन भारतीय राजनीतिक मूल्यों के विपरीत था। यह युग भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला युग था। सत्ता और समाज पूरी तरह भ्रष्ट थे। नैतिक पतन का जोर था। सत्ता और समाज पूरी तरह से अनैतिक था। भारतीय कमजोर हो गए थे। गरीब अथवा विशिष्ट सभी शासन अत्याचार के शिकार थे। शासक प्रजा के कल्याण का सिद्धांत छोड़ चुके थे। लूट खसोट और सत्ता विस्तार राजनीति की नीयत थी। शासक और राज्य अत्याचारी था, प्रजा निरीह और अज्ञानी। समाज का आदेश भारतीय समाज का स्वरूप और आदर्श भारतीय स्वरूप समाज का आदर्श भारतीय स्वरूप खंडित हो चुका था। जातियां वर्णों वर्गों में बंटकर जर्जरावस्था में पहुंच गई थी। ईश्वर को भूलकर लोगों में स्वार्थ प्रमुख था। छद्म पहचान का स्यूडो आइडेंटिटी क्राइसिस का रूप था। खुद की जाति, खुद के धर्म को दूसरे की जाति और धर्म से ऊंचा तथा श्रेष्ठ बनाने की लिप्सा चल रही थी। नेकी और मानवीयता, समानता का संदेश देने वाले ईश्वरीय धर्म की जगह मुल्लाओं, पंडे, पुजारियों द्वारा बनाए गए नियम कानून हावी थे। यह स्वस्वार्थ का छद्म धर्म था, जबकि ईश्वरीय धर्म के विपरीत था। धर्म का प्रयोग, उसकी व्याख्या व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ रहा था। धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा का दौर था। मानवीयता का कोई मूल्य न था। शैतानियत मूल्य बन चुका था। शासन ने आतताई स्वरूप धारण कर लिया था। शासन, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का मानवीय क्षमता लुप्त हो चुकी थी। बौद्धिक पाखंड, स्वार्थपूर्ण आदर्श, पापपूर्ण कर्मकांड शासन और राज्य को प्रिय था। आत्मसम्मान, चेतना और कल्याण समाप्त था। समाज में लगभग मात्स्य न्याय की स्थिति थी। जिस अराजकता की स्थिति का विश्लेषण कौटिल्य, शुक्र, कामंदक, मनु आदि करते हैं, लगभग वही अराजक स्थिति नानक देव के समय में भी थी। सामाजिक राजनीतिक विषम परिस्थिति में प्रजा जीवन के प्रति उदासीन हो गई। जनता में निराशा का भाव था। देश के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए यह स्थिति घातक थी। ऐसी स्थिति और प्रवृत्ति ने हमलावरों, ताकतवरों को खूब हौसला अफजाई की। कमजोरों और मासूमों पर जुल्म और जोर बढ़ा। समाज के चारित्रिक गिरावट थी और सत्ता अत्याचारी थी। ऐसे अंधकारपूर्ण माहौल में नानक का संदेश स्वस्थ समाज और कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की स्थापना हेतु प्राणवायु की तरह प्रसारित हुआ। नानक ने हुक्मरानों, सामंतों, पूंजीपतियों और निर्दय हमलावरों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। देश की सुसुप्त आत्मा को जगाया। यह कहा कि मनुष्य को प्राप्त ईश्वरीय शक्तियां किसी संस्था, सत्ताधीश, धर्माचार्य का एकाधिकार नहीं है। धर्मों के बंधन और जाति के भेदभाव व मनुष्य ने पैदा किए हैं। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, सभी साझा हैं। वह सबका है और सब उसके हैं। कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं। सब ईश्वर की संतान हैं। सब बराबर हैं। सब में एक रक्त, एक रूह, एक राग है। बराबरी के साथ जीने का हक सबको है। उच्चता और नीचता व्यक्ति के कर्म से होती है, न कि किसी खास जाति और खास परिवार में जन्म लेने से। परम पद पाना किसी खास वर्ण या समुदाय का विशेषाधिकार नहीं है। नानक का हिंदू धर्मशास्त्र और इस्लामी सिद्धांत दोनों का प्रभाव था। नानक ने विश्व परिवार की कल्पना की और साथ ही विश्व राज्य की भी कल्पना की।
मानवता उनके सामाजिक राजनीतिक दर्शन का आधार है। स्वतंत्रता और समानता उनके दर्शन का मूल है। सिख धर्म का दार्शनिक चिंतन उनके सामाजिक राजनीतिक चिंतन का आधार है। वह खट दर्शन को स्वीकार करता है। मात्र गुरुवाणी ही सत्य है, शेष सब क्षणिक की चर्चा है। गुरु का मूल मत प्रायः मूल मंत्र कहलाने वाले पद में संकलित है, जो निम्न है। ओंकार, ये राज्य के आधार हैं। ओंकार सतिनाम कर्ता पूरक निरभु निर्वैर अकाल मूरति अंजुनी सैभ गुरु इत्यादि। सैभ गुरु प्रसाद। इस मंत्र के 7 पक्ष हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वोच्चता प्रदान करने में सहायक हैं। ओंकार का मतलब ऐक्य संगठन, सतिनाम का मतलब सत्य, कर्ता पूरक का मतलब सर्जन, निर्भव निर्वैर का मतलब समानता, अकाल मूर्ति का मतलब सौंदर्य, अंजुनी सैभ का मतलब स्वातंत्र्य, गुरु प्रसाद का मतलब संस्कार। उक्त आधार पर सिख राजनीतिक व्यवस्था का आधार समझा जा सकता है। सिख राजनीतिक व्यवस्था का आधार है एक संगठन, अर्थात एकता और सुदृढ़ संगठन के आधार पर व्यवस्था का संचालन हो सकता है। बिना एकीकृत संगठन के न देश चल सकता है, न समाज संचालित हो सकता है। फलतः राज्य का प्रथम दायित्व है राष्ट्रीय और सामाजिक एकता तथा राजनीतिक और सामाजिक संगठन का सुदृढ़ीकरण। राज्य और उसकी व्यवस्था का आधार है सत्य की खोज, झूठ, फरेब, निरंकुशता, क्रूरता, धार्मिक और सामाजिक अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद, पाखंड, अराजकता, सामाजिक विषमता, राज्य और उसकी व्यवस्था में अविश्वास, जनमत की निराशा आदि के आधार पर राज्य का संचालन नहीं हो सकता। सत्य और न्याय एक हैं। फलतः सत्य और न्याय पर आधारित राज्य ही स्थायी हो सकता है। राज्य विध्वंसक नहीं हो सकता। सर्जना उसका एक आवश्यक गुण है। सहजन ही विकास है। सृजन में कल्याण समाहित है। यह संतुलित और सतत है। सृजन का संबंध संवेदनहीनता नहीं, संवेदनशीलता है। सर्जन अपूर्ण नहीं होता, संपूर्ण होता है। सृजनशीलता अर्थात विकास को प्राप्त करना, उसे संरक्षित करना, संरक्षित में वृद्धि करना, सृजनशीलता से प्राप्त फल को समाज के प्रत्येक व्यक्ति में समानता और योग्यता के आधार पर बंटवारा करना राज्य और राजनीतिक व्यवस्था का, सिख राजनीतिक व्यवस्था का मूल है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समता प्राप्त करना राज्य का मूल उद्देश्य होता है। यह सारे सिख राजनीतिक व्यवस्था के मूल मंत्र हैं। असमानता और शोषण से राज्य का विकास नहीं हो सकता। समाज का हर व्यक्ति समाज है। रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर व्यक्ति में विभाजन राज्य की असफलता है। सत्य, शिवम और सुंदर का अर्थ है सभ्य व्यक्ति, सिविल इंडिविजुअल, सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी की स्थापना। सुंदर व्यक्ति की पूर्णता है। व्यक्ति और समाज की पूर्णता प्राप्ति के लिए राज्य और व्यवस्था की स्थापना होती है। सिख परंपरा में स्वतंत्रता या स्वातंत्र्य पर विशेष जोर है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के युग में नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसकी प्रेरणा शायद उन्हें सिख धर्म से प्राप्त होती है। स्वतंत्रता व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र राष्ट्र का आधार है। अराजक समाज में स्वतंत्रता के खोने का भय बना रहता है। स्वतंत्रता, समानता और अधिकार राज्य के प्रमुख आदर्श हैं। स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारी नहीं होता। स्वतंत्रता अनुशासित होती है और यही उसका आदर्श रूप है। संस्कारहीनता राज्य और समाज का अवगुण है। राष्ट्रीय और सामाजिक संस्कार से युक्त व्यक्ति व्यवस्था का आधार बनता है। संस्कारहीन व्यक्ति पातकी होता है। संस्कार गुण युक्त व्यक्ति देवत्व का प्रतीक होता है। राज्य का नेतृत्व संस्कार युक्त होना चाहिए। संस्कारहीन नेतृत्व राष्ट्र और समाज के संकट का कारक बनता है।
फलतः सिख धर्म में खालसा संगठन सत्य, सर्जन, समानता, सौंदर्य, स्वातंत्र और संस्कार का प्रतीक है। यह उनकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल मंत्र हुआ। नानक धर्म प्रवर्तक, क्रांतिकारी समाज सुधारक, निष्ठावान साधक और मानवतावादी चिंतक हैं। इसलिए सिख राजनीतिक चिंतन मानवतावाद पर आधारित है। उनके चिंतन का उद्देश्य परस्पर विरोधों, संप्रदायों के बीच होने वाले संघर्षों, विवादों की समाप्ति कर अपनी सद्भावना, भाईचारा और समानता को कायम करना था। वे कर्म जीवन की संपूर्णता, आध्यात्मिकता एवं नैतिकता के पक्षधर थे। उन्होंने शासक वर्ग के अत्याचार की निंदा करते हुए उसके विरुद्ध प्रजा को जागरूक करने का संदेश दिया। उनका स्पष्ट मत था कि प्रजा को कुछ तो पुरुषार्थ दिखाना ही चाहिए। अर्थात नानक ने प्रजा के अवरोध आज्ञा पालन की नीति का समर्थन नहीं किया। प्रजा का धर्म है आत्मबोध एवं आत्म परिज्ञान। उन्होंने राजनीति में सदाचार, त्याग, सेवा, परोपकार, दया, करुणा, सत्य, संतोष और अनासक्त जैसे गुणों के विस्तार पर जोर दिया। उनके राज्य का लक्ष्य मानव सेवा, मानव प्रेम और मानव कल्याण। नानक के बाद गुरु अर्जुन देव की जीवन सिद्धांत धर्म और समाज के रक्षार्थ अमानवीय यातनाओं को सहते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले एक शाश्वत व्यक्तित्व का नाम था। गुरु अर्जुन देव ने नानक की शिक्षाओं के आधार पर राज्य चलाया। गुरु तेग बहादुर ने गुरु अर्जुन देव के चिंतन परंपरा का अनुकरण किया। उन्होंने अडिग आत्मविश्वास, असामान्य चारित्रिक दृढ़ता, अटूट संकल्प, शक्ति और सच्चे वीर की अपराजेयता जैसे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपने राज्य को वीरों की तरह चलाने का नेतृत्व प्रस्तुत किया। महापुरुषों के इतिहास के अन्यायपूर्ण प्रणों की कमी ऐसा नहीं लगता कि जीवन दृष्टि और प्रेरणा आज के बदलते परिवेश और राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण के लिए अधिक अनुकूल और उपयोगी है। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म साधना में सामाजिक न्याय को महत्व दिया। भारतीय समाज की जातिगत विषमता की रूढ़िगत व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक समता, मानवीय एकता और की भावना को प्रश्रय देने के लिए उन्होंने सम्मिलित भोग का आयोजन किया, जिसमें वर्ण एवं वर्ग का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। गुरु गोविंद सिंह ने जब भी अपने इष्टदेव के सामने अरदास किया तो सर्वत सभी की मंगल कामना किया। वे बंड खाना बांट कर खाना का सिद्धांत स्थापित करते हैं। उन्होंने परिश्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे श्रमिकों और किसानों की कमाई के लूट के विरुद्ध थे। गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुना जाना मंजूर था, लेकिन पिता के धर्म और आदर्श को त्यागना मंजूर नहीं था। उन्होंने खालसा के माध्यम से मृत्यु भय से मुक्ति का संदेश दिया। गोविंद सिंह ने विवेकानंद की तरह निर्भयता का संदेश दिया। जीते जी मृत्यु की क्रिया मृत्यु के भय से मुक्त होने की क्रिया है। उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र से सुसज्जित संत सिपाही बनने के लिए खंडे दी पाहुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिख राजनीति में खंडे दी पाहुल का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मई हट करो निवास, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कहियत बिरद, हौ खालसे को खालसा मेरो, ओत प्रोत सागर बुंदेरो। खालसा निर्माण का श्रेय अकाल पुरुष को उन्होंने दिया। खालसा अकाल पुरुष की फौज, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। भारत को शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दासता को वो पूर्णतः समाप्त करना चाहते थे। भेड़न को मैं शेर बनाऊं, शंकन को मैं राव बनाऊं, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं। यह क्रांतिकारी राजनीतिक चिंतन है, जिसका मूल स्वर है सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण। वस्तुतः वे आध्यात्मिक मानवतावाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। सिख राजनीतिक परंपरा के दो आधार हैं। सिखों के राजनीति धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदर्श के रूप में
पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जिन्हें वैचारिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है, साथ में सिख समाज को संगठित एवं एकीकरण करने के लिए दरबार साहिब उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है। गुरुओं की वाणी उन्हें चिंतन और क्रिया के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। सिख चिंतन परंपरा का केंद्र बिंदु गुरु ग्रंथ साहिब है। वही उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। वस्तुतः सिख परंपरा में व्यक्ति का नेतृत्व नहीं, गुरुओं के वाणी का नेतृत्व है। सिख राजनीतिक परंपरा में कोई नेतृत्व नहीं है। सिख राजनीतिक परंपरा में नेतृत्व गुरु ग्रंथ साहब का ही है। वही गुरु ग्रंथ साहब ही राजनीतिक नेतृत्व करता है। सिखों के सातवें गुरु ने हरगोविंद ने एक नहीं दो तलवार मीरी और पीरी की वकालत की। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन और लौकिक जीवन में अटूट बंधन है। छठे गुरु ने हरमंदर साहब के बाद अकाल तख्त को मीरी और पीरी का महत्वपूर्ण चिन्ह माना। अकाल तख्त सिखों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। अकाल तख्त के नेतृत्व में सिखों ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के माध्यम से राज्य के भय, शासक के भय, कर्मकांड के भय, उच्च वर्ग का भय, मृत्यु के भय, मृत्यु को व्यक्ति से मुक्त करके उन्हें पूर्णतः भय मुक्त बनाया। सिखों के लिए खालसा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतिबिंब है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के अंतरतम गुरु बने, जो अनुभव ज्ञान पर आधारित सिद्धांतों का संप्रभु शक्ति है। इसे गुरु ग्रंथ कहा गया। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने भी सिख राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाया। सिख राजनीतिक चिंतन में रणजीत सिंह ने सरकार एक खालसा का निर्माण किया। इस शासन की वैधानिकता गुरु ग्रंथ से प्राप्त होती है। रणजीत सिंह ने विजयी युद्ध के नैतिक उच्चादर्शों की स्थापना की। उनका राज्य प्राचीन भारतीय राज्य की तरह था। वे संवेदनशील एकीकरण की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित उन्होंने किया। खालसा राज्य की शक्ति में व्यक्तिवाद नहीं है, वह ग्रंथवाद है। व्यक्ति उसका ट्रस्टी है। रणजीत सिंह ने अपनी सेना में समाज के उन वर्गों को स्थान दिया जो समाज में अछूत माने जाते थे। रणजीत सिंह ने मानवीय शासन में सांप्रदायिक धर्मांधता को प्रश्रय नहीं दिया। बलात् धर्म परिवर्तन, खूनी प्रतिशोध, भाषा विवाद, दोयम नागरिकता, शोषण, रक्तपात, दमन, प्रताड़ना, मृत्युदंड रणजीत सिंह के शासन में नहीं था। तो अगर आप इसको पूरा सिख राजनीतिक चिंतन को देखें तो सिख राजनीतिक चिंतन में जो राज्य और संस्थाओं की बात की गई, वह राज्य और संस्थाओं की सारी अवधारणा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के समान थी। सिख राजनीति ने उनको मानवीय आधार दिया, जनता को निर्भय बनाया, जनता के कल्याण की बात की, विकास की बात की, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो सिखों की राजनीतिक परंपरा कौटिल्य, मनु, भीष्म या शुक्र की राजनीतिक परंपरा की तरह वैज्ञानिक ढंग से नहीं लिखी गई, लेकिन उनके गुरुवाणी में जिस राजनीतिक परंपरा का उद्घोष मिलता है, वह उद्घोष इस्लाम की राजनीतिक परंपरा से भिन्न है। वह उद्घोष अन्य धर्मों के राजनीतिक व्यवस्था से भिन्न है। वह वस्तुतः प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा का अनुकृति है। सिख राजनीतिक व्यवस्था ने सप्तांग राज्य को माना। सिख राजनीतिक व्यवस्था ने राज्य की उन परिभाषाओं को माना जिसको कौटिल्य ने दिया। सिख राजनीतिक व्यवस्था ने न्याय की उन्हीं अवधारणाओं को माना जिसको शुक्र ने दिया। सिख राजनीतिक परंपरा ने उन्हीं को दार्शनिक आधार दिया जिनको रामायण के राम राज्य के अनुरूप प्रस्तुत किया गया। वस्तुतः सिखों का राजनीतिक चिंतन राम राज्य का एक विकासवादी रूप है, जहां कोई दरिद्र नहीं होगा, जहां कोई रोगी नहीं होगा, जहां कोई गरीब नहीं होगा, सभी एकजुट होंगे, सभी समान होंगे, सभी को स्वतंत्रता होगी, सभी को अपना हक मिलेगा। तो कुल मिलाकर सिख राजनीतिक चिंतन
राम राज्य की परिकल्पना की अनुवृत्ति है। और जिन विशेषताओं का मैंने संक्षेप में उल्लेख किया, वो सारी विशेषताएं भारत के सनातन भारत की राजनीतिक चिंतन में मौजूद हैं। तो इस प्रकार मैंने सिख राजनीतिक परंपरा पर भी संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कर दिए। अब हमारा जो एंशिएंट इंडिया का ये एमए प्रीवियस प्रथम सेमेस्टर का पाठ है, भाग है, वह लगभग पूर्ण हुआ। अगर कोई विद्यार्थी इस विषय पर किसी शंका से ग्रस्त है, कोई सवाल या प्रश्न पूछना चाहता है, जो चीज समझ में नहीं आता, उस चीज को आप टिप्पणियों में लिख दें, आप उसको व्हाट्सएप कर दें, जो चाहे करें, मैं हर प्रश्नों का जवाब आपको दूंगा। आप इन जो मेरे विभिन्न लेक्चर दिए गए प्राचीन भारत के चिंतन पर, प्राचीन भारत और मध्ययुगीन चिंतन पर, अगर आप उसको कई बार सुन लेंगे तो वह आपको याद हो जाएगा, और वह याद होने के बाद आप इस पूरे प्रश्न को अपने ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है? और अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई चीज न समझ में आओ, तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं।